मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टोर्स एंड मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का तो हमें पता ही है कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए फंक्शनिंग करते हैं, यानी कि उसे प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं, वो हमारी क्या होती है? मैनेजमेंट होती है। यानी कि एक कंप्लीट मैनेजमेंट, एक उसे मैनेज करने की जो प्रोसेस है। और स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होगा? जो आपके स्टोर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो स्टोर्स बने हुए हैं, उन्हें मैनेज करना क्या होता है? आपका स्टोर्स मैनेजमेंट। अब स्टोर्स होते क्या है? जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है, कोई भी सर्विसेज बनानी होती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं। सो आप क्या करते हो? उन्हें स्टोर करके रखते हो। जैसे ही आपके फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगे, आप उन्हें स्टोर करके रखोगे, जितनी डिमांड होगी आप उतना आपकी शॉप में प्रोसेस करते रहोगे। सो ये सब स्टोर करके रखना, कितना हमें इन्वेंट्री रखनी है, कितने फिनिश्ड गुड्स स्टोर्स में रखने हैं, कब हमें ऑर्डर देना है, ये सब किसके अंडर आता है? हमारे स्टोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। रिसीविंग एंड स्टोरिंग आर इंपॉर्टेंट फ्लो कंट्रोल एक्टिविटीज इन द मटेरियल मैनेजमेंट चेन। कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? रिसीविंग एंड स्टोरिंग। कि उन्होंने रॉ मटेरियल को ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई ऑर्डर मिला कि उन्हें 500 यूनिट देनी है एक महीने में। सो 500 यूनिट को बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। सो सबसे पहले वो क्या करेंगे? उस रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देंगे और उसे रिसीव करेंगे। मीन्स उस रॉ मटेरियल को रिसीव करना, उसका ऑर्डर करना उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब रिसीव करने के बाद ऐसा तो वो करते नहीं है कि सीधा मशीन में डाल देते हैं उस मटेरियल को और हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो होता नहीं। सबसे पहले आप रिसीव करते हो, उसकी इंस्पेक्शन होती है, ये चेक किया जाता है कि जैसा हमने ऑर्डर दिया था क्या वैसा ही, उसी क्वालिटी का, उतनी ही क्वांटिटी में रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम उसकी क्या करते हैं? स्टोरिंग करते हैं। तो जब भी हम रिसीविंग करते हैं उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आता है? उसे स्टोर करने का, हमारे वेयर हाउसेज में या फिर जो भी हमने स्टोर्स उसके लिए बनाए हैं। इन इंडस्ट्रीज मटेरियल हैव टू बी स्टोर्ड टू मीट द कंजप्शन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लीड टाइम और ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ लीड टाइम और डिले बाय द सप्लायर। कि हम स्टोर करके रखते क्यों हैं? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया डायरेक्टली हम क्या करें? कस्टमर को सेल करते जाएं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि कई बार आपके सप्लायर क्या करते हैं? आपको रॉ मटेरियल देने में देरी कर देते हैं। इसकी वजह से आप लेट आपकी प्रोसेसिंग कर पाओगे, आपके फिनिश्ड गुड्स लेट बनेंगे, तो आप कस्टमर को क्या करोगे? लेट प्रोवाइड कराओगे। इसके चक्कर में आपके आधे कस्टमर्स आपको छोड़ के आपके कंपटीटर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि कुछ मटेरियल या फिर कुछ फिनिश्ड गुड्स आपको स्टोर करके रखने होते हैं, ताकि अगर ऐसा होता है फ्यूचर में कि आपके सप्लायर आपको टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो भी आपके पास वो स्टॉक है कि आप कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। Storekeeping is a service function in which the storekeeper act as a custodian of all items carried in the store, and store management should aim to providing this service as efficiently as possible. कि store keeping क्या होता है? जो store management है उसी के अंदर हम क्या करते हैं? store keeping करते हैं, जिसके अंदर हमारे जो मटेरियल हैं या फिर जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है उसे स्टोर करके रखा जाता है। और उसे कौन करता है? स्टोर कीपर करता है, जो कस्टोडियन माना जाता है, उसको संभालने की वो ड्यूटी लेता है। सो हमारा मेन मोटिव क्या हुआ स्टोर मैनेजमेंट का? स्टोर मैनेजमेंट मतलब क्या है कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं, फिनिश गुड्स हैं, उन्हें वेयर हाउसेज में या एक पर्टिकुलर प्लेस पे एफिशिएंटली स्टोर करके रखना हमारा क्या होता है? स्टोर कीपिंग होता है। क्योंकि ऐसा होता है फ्यूचर्स में कि हमें क्या होता है? अवेलेबल नहीं होता रॉ मटेरियल, या फिर हमारे सप्लायर डिले कर देते हैं, लीड टाइम ज्यादा हो जाता है। लीड टाइम क्या होता है? कि जब आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर दिया और जब आपको एक्चुअली में ऑर्डर रिसीव हुआ, उसके बीच में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीड टाइम। अगर लीड टाइम ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल आप आज ऑर्डर दे रहे हो और आपको 2 महीने बाद आपका सामान मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होगी? आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 2 महीने का लीड टाइम बहुत ज्यादा होता है। सो कितना लीड टाइम है उसके बेस पे भी आप ये डिसाइड करते हो कि कितनी इन्वेंट्री आपको स्टोर करके रखनी है। टाइप ऑफ मटेरियल स्टोर्स। अब कितने तरीके के स्टोर होते हैं हमारे पास? कितने कितने तरीके के मटेरियल हम स्टोर करते हैं उसके अंदर। स्टोर इज अ बिल्डिंग वेयर मटेरियल एंड गुड्स आर केप्ट एंड प्रिजर्व्ड। कि स्टोर हमारे क्या है? एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे हमारे मटेरियल्स, गुड्स को क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर रेफर्स टू द प्लेस वेयर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल एंड गुड्स आर हेल्ड इन अ स्टॉक, एंड स्टोरेज ऑफ स्टोर कीपिंग इज डिफाइंड एज अ स्टोरिंग ऑफ गुड। और उसको स्टोर करने को हम क्या बोलते हैं? स्टोर कीपिंग। और स्टोर क्या है? वो प्लेस है, वो एक एग्जिस्टेंस है जहां पे हमारे गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। तो कितने तरीके के स्टोर हो सकते हैं? रॉ मटेरियल स्टोर, ऐसी प्लेस जहां पे हमारे रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम रॉ मटेरियल स्टोर्स बोलते हैं। कंपोनेंट स्टोर्स, जहां पे हमारे जो स्पेयर्स हैं या फिर जो कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स जो चाहिए होते हैं हमें प्रोसेसिंग के लिए, उन्हें जब स्टोर करके रखते हैं तो वो हमारा क्या है? कंपोनेंट स्टोर्स होते हैं।
कंज्यूमेबल मटेरियल स्टोर्स, कि कुछ हम क्या करते हैं खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू द सप्लाई, मीन्स हम क्या करते हैं अपने कस्टमर्स को देने की बजाय हम खुद उसे क्या कर लेते हैं कंज्यूम करते हैं। तो वैसे प्रोडक्ट को, वैसी सर्विसेज को जब हम स्टोर करके रखते हैं वो हमारे क्या होते हैं कंज्यूमेबल मटेरियल स्टोर। सेमी फिनिश्ड गुड्स स्टोर, यानी कि जब आपकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है, एक गुड को बनाने के लिए 5-6 प्रोसेस होती है, तो 3 प्रोसेस होने के बाद आप क्या करते हो कि चौथी प्रोसेस में डालने से पहले कुछ टाइम के लिए उसे स्टोर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें आपको क्या रेफ्रिजरेटर फ्रीजिंग की भी रिक्वायरमेंट है, हीट की भी रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्ट हीट से आप फ्रीजिंग पे नहीं जा सकते, कुछ टाइम के लिए आपको उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। यानी कि हमारा आधा प्रोडक्ट वो बन चुका है लेकिन आधा भी बाकी है, आधी प्रोसेसिंग उसकी बाकी है। सो जब हम सेमी फिनिश्ड गुड्स को कहीं स्टोर करके रखते हैं, जिस एरिया में स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड स्टोर्स। फिनिश्ड गुड स्टोर्स यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंप्लीटली बन के रेडी हो चुका है, उसकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसको जब हम जहां भी स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो हमारा वेयर हाउस हो, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं फिनिश्ड गुड स्टोर। टूल स्टोर, जो भी आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे आपके जो भी टूल्स हैं, स्क्रूज हैं, जहां ये रखे जाते हैं उसको आप टूल्स स्टोर्स बोलते हो। देन हमारी पैकेजिंग मटेरियल स्टोर्स, इनफ्लेमेबल, ये हम जितने तरीके के हमारे मटेरियल होते हैं सबके लिए अलग अलग स्टोर बना सकते हैं और उन्हीं का नेम दे दिया जाता है। जैसे जिस भी मटेरियल का वो स्टोर होगा उसके आगे क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का नाम लग जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, अब हम स्टोर मैनेजमेंट करते क्यों हैं, यानी कि जहां पे हम अपने डाटा, हमारे जो भी प्लेसेस हैं जहां पे हम स्टोर करते हैं हमारे गुड्स को, उनको मैनेज करना क्यों जरूरी है। डायरेक्टली हमने स्टोर किया और उनसे रिसीविंग भी तो कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों, टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड एंड स्मूथ फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, कि अगर हम स्टोर मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, यानी कि अच्छे से हम ये मैनेज करके चलते हैं, हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कितनी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर सकेंगे स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल को इंश्योर करते हैं, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल स्मूथली फ्लो करेगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी उतना हमें मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमें सप्लायर को इंस्टेंट ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्टोर मैनेजमेंट की है इसका मतलब हम ये देख के चल रहे हैं कि हमारे स्टोर में कितना रॉ मटेरियल है और हमें कितने की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास कम है तो हम क्या कर देंगे, पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे। टू मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल, ना तो हमारे पास ओवर स्टॉकिंग होगी और ना ही अंडर स्टॉकिंग होगी, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट में आप एक ऑप्टिमम लेवल, एक सबसे अच्छा जो लेवल होता है मटेरियल का, वो आप मैनेज करके चलते हो, सो जिससे वो आपकी कॉस्ट और वेस्टेज को भी स्टोर सेव करता है। टू अचीव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जितना भी आपका स्पेस है आप उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो, आप सारे स्पेस को यूटिलाइज करोगे कि जितना आपका स्पेस है आप उसमें स्टोरेज का सामान रख लोगे। ऐसा नहीं है कि वो वैकेट रहेगा, आइडियल रहेगा, आप उसमें कोई ना कोई सामान करके रख के उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। टू रिड्यूस यूजेज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग जो है वो आपकी कम हो जाएगी। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब हम मटेरियल को लेके जाते हैं, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में लेके जाते हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है। सो अगर आपकी स्टोर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपकी मटेरियल हैंडलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और मटेरियल हैंडलिंग क्या है, आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है वो हमारी मटेरियल हैंडलिंग की होती है, क्योंकि वहां जो कॉस्ट एंड टाइम वेस्ट हो जाता है उसका हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। सो उसके लिए हमारी मटेरियल हैंडलिंग को कम करना रिक्वायर्ड होता है। और मटेरियल हैंडलिंग कैसे कम होगी, अगर हम अपने स्टोर्स को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे। हमारा जो भी वेयर हाउस है, जहां पे भी हमने स्टोर करके रखा है, उसे ऐसे स्टोर करेंगे कि वो हमें अवेलेबिलिटी इंश्योर करे, कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उसे इजीली एक्सेस कर सके। टू प्रोवाइड कोडिफिकेशन ऑफ स्टोर्स आइटम ऑफ इजी रिकॉग्निशन, कि आप क्या कर सकते हो स्टोर में, अगर करोगे आप वेयर हाउस में कोई डाटा स्टोर करते हो, कोई भी आप अपनी सर्विसेज को स्टोर करते हो, जिस भी चीज को आप वेयर हाउस में क्या करोगे स्टोर करोगे, आप उसकी कोडिफिकेशन अच्छे से कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 बॉक्सेस में अगर स्टोर किया है तो आप ये लिख सकते हो बॉक्सेस के ऊपर कि यहाँ रॉ मटेरियल स्टोर है, यहाँ पे हमारा क्या है फिनिश्ड गुड्स है, कंज्यूमेबल्स है। सो डिफरेंट के अकॉर्डिंग आप इजिली कोडिफिकेशन कर सकते हो, इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि किस तरीके का मटेरियल कहाँ पे हमारा स्टोर्ड है। टू कीप द अकाउंट ऑफ ऑल गुड्स, हम अच्छे से उसे अकाउंट, मीन्स हमारा स्टोर कीपर क्या करेगा, सबसे अच्छे से अकाउंट्स को मैनेज करेगा। सो जिससे हमें क्या मिलेगी, एक अच्छा डाटा मिलेगा कि कितना स्टोर हमने, हमारे स्टोर में कितना मटेरियल है, हमने कब परचेज किया था, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, और ये हमारे डैमेज वगैरह को भी क्या करता है, कम कर देता है। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, कि हम ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें तो हमारे 4 मेन फंक्शंस क्या होते हैं। रिसीविंग ऑफ मटेरियल, कि हमने ऑर्डर दिया, सबसे पहले हम रिसीव करते हैं स्टोर मैनेजमेंट के अंदर, फिर उसे स्टोर करते हैं, देन कंट्रोल करते हैं, उसको इशू करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, रिसीविंग ऑफ मटेरियल। आप अपने माइंड में एक सिनेरियो लेके चलो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टोर मैनेजमेंट अगर आपको करनी है तो सबसे पहले उस स्टोर में रखने के लिए आपके पास कोई मटेरियल तो होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, रिसीविंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को रिसीव करना।
रिसीविंग ऑफ मटेरियल इज द फर्स्ट मेजर फंक्शन इन स्टोर मैनेजमेंट, कि हमारा सबसे प्राइमरी और मेजर फंक्शन है. इवन दो रिसीविंग इज अ क्लैरिकल ऑपरेशन, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस स्टेज द फिजिकल मटेरियल सप्लाइड बाय द वेंडर्स आर वेरीफाइड विद द परचेज ऑर्डर अबाउट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. कि ये हमारा सबसे क्रूशियल हम क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि इसी स्टेज पे जो हम रिसीव करते हैं तब हम ये चेक करते हैं कि क्या जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी हमने बोली थी वही हमें रिसीव हुई है या फिर उसमें कोई डिफरेंसेस हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये बोला था कि 500 क्वांटिटी आपको चाहिए है तो उसकी क्वांटिटी 600 होगी, तो आप 100 को रिटर्न तभी कर पाओगे जब आप रिसीविंग के टाइम से चेक करोगी. सो रिसीविंग अच्छी होनी रिक्वायर्ड है. एंड रिसीविंग में हम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं अनलोडिंग एंड चेकिंग द कंसाइनमेंट रिसीव्ड. कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अनलोड करोगे, यानी कि जो लोड होके आया है, जिस भी बस में आया है, जिस भी ट्रक में आया है, उससे पहले आप क्या करोगे, उसे अनलोड करोगे, निकालोगे एंड उसकी चेकिंग करोगे. चेकिंग में क्या होती है, आप क्वालिटी उस टाइम चेक नहीं करते, आप क्वांटिटी को चेक करते हो कि आपने कितनी क्वांटिटी मंगाई थी और कितनी आई है. उसके बाद आप क्या करोगे, अनपैकिंग करोगे, कि जो बॉक्सेस में वो बंद था आप उसे अनपैक करोगे एंड देन आप उसके इंस्पेक्ट करोगे, यानी कि उसकी जो भी क्वालिटी है, वैल्यूज है, उसे आप चेक करोगे एंड देन कंप्लीटिंग द रिसीविंग रिपोर्ट. उसके बेस पे आप अपनी रिसीविंग रिपोर्ट बनाओगे कि आपने कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी, कितने रुपए में आपने वो खरीदा है और आप उसे डिलीवर कर देते हो स्टोर्स पे उसे स्टोर करने के लिए. मींस चेक करने के बाद आप उसे स्टोरिंग के लिए दे देते हो. सो अब आपने चेक करने के लिए, स्टोरिंग के लिए दिया है, तो इसका मतलब सेकंड फंक्शन क्या होगा हमारा, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, जहां पे हम एक्चुअल में हमारे स्टोर्स में उसे प्रिजर्व करके रखते हैं. तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल. कि जब हमारे रिसीविंग से हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं. जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो भी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग करके देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, अपने पार्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे एक नंबरिंग दे देते हैं. सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मटेरियल को एक नंबर दे देते हैं. देन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम ये देखते हैं कि हम उसे इंटरनल यूज के लिए लाए हैं या एक्सटर्नल यूज के लिए है. मीन्स उसे सेल्फ कंजप्शन करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही उसे यूज करेंगे, या वो कहीं एक्सटर्नल यूज के लिए बनाया जाएगा. मींस जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी वो फिर बाद में क्या की जाएगी, इंटरनेशनली या नेशनली सेल की जाएगी, ट्रांजैक्शन की जाएंगी, तो वो एक्सटर्नल यूज के लिए होगा. और इंटरनल सिस्टम में क्या होता है, वो डिजाइन किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उन डिपार्टमेंट्स के लिए. सो आप इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई करते हो. देन आप उसकी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन करते हो. फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपने सबसे पहले ये देखा कि आपका मटेरियल कैसा है, देन आपने उसको ये देख लिया कि इंटरनल यूज के लिए है या एक्सटर्नल यूज के लिए है. देन आप उसे स्टोरिंग के टाइम क्या देते हो, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन देते हो. फॉर एग्जांपल आप उसे कोड दे देते हो, ए मटेरियल, बी मटेरियल, सी मटेरियल, सो दैट जब भी आपको वो रिसीव करना हो तो आप डायरेक्टली ये बोलो कि बी मटेरियल की हमें 500 यूनिट चाहिए, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा बी मटेरियल कौन सा है, क्योंकि हमने उन्हें फिजिकल आइडेंटिफिकेशन दे रखी है. कोई एक नेम दे देना जिससे हम उसे इजिली रिकॉग्नाइज कर सकें. देन स्टोर सिस्टम, फिर हम देखेंगे कि हमें ओपन स्टोर्स करने हैं या क्लोज्ड स्टोर्स करने हैं. हमारे ओपन स्टोर्स या क्लोज स्टोर में क्या डिफरेंस होता है कि हमारे ओपन में क्या होगा कि उसके लिए कोई अलग से हम प्रेजेंट या फिर एक अलग से रूम नहीं बनाते हैं जहां पे हमारा इजीली एक्सेस हो जाए, जितना पास हो सकता है उतना पॉसिबल. जैसे जो भी हमारी मशीनरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस प्रोसेस के जितना पास हम रख सकते हैं वो तो हमारा ओपन स्टोर होता है. और क्लोज्ड स्टोर में क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसको हम एक सेपरेट रूम में स्टोर करके रखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, क्लोज्ड स्टोर मटेरियल्स. तो हम उसे ओपन स्टोर में रखेंगे या क्लोज्ड स्टोर में रखेंगे, डिसाइड करेंगे एंड देन फाइनली हम एक बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करके उसे स्टोर कर देते हैं, उसकी स्टोरिंग हम परफॉर्म करते हैं. उसके बाद आता है कंट्रोलिंग ऑफ द इश्यू ऑफ मटेरियल. अब हमने स्टोर करके रख लिया, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमेशा वो हमारी स्टोरिंग में ही बना रहेगा. जब भी हमारे किसी डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, तो वो क्या करेंगे, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो हमने उसे इशू करना होता है. द मटेरियल इशूड आउट ऑफ द स्टोर कैन बी इशूड इन इंटरनल कंजप्शन डिपार्टमेंट और आउटसाइड सप्लायर. कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके वेयर हाउस में स्टोर है तो आपके जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितने डिपार्टमेंट हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो आप उन्हें भी सप्लाई कर सकते हो, इशू कर सकते हो. और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कभी ऐसे आपके अच्छे रिलेशंस हैं आपकी किसी और फर्म के साथ और उस फर्म को रिक्वायरमेंट है तो आप उन्हें भी इशू कर सकते हो. सो आप फिर क्या करते हो, उसकी इशूइंग करते हो, यानी कि उस मटेरियल को प्रोवाइड करते हो. एंड हम लास्टली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन. स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है कि हमें पता है कि हमने स्टोर कीपर रख रखा है, वो क्या करेगा, अच्छे से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, वो कस्टोडियन है तो वो अच्छे रिकॉर्ड बना के रखेगा कि कितना मटेरियल है. फिर भी हमें वेरिफिकेशन करनी होती है
सिर्फ हम उसके जो अकाउंट्स है उसी को देख के ये नहीं बता सकते कि कब हमें और मटेरियल चाहिए, हमें उसका टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए कि कितना हमारा मटेरियल या फिर कितने प्रोडक्ट हमारे बचे हुए हैं स्टोर्स में। सो उसके लिए हम 3 तरीके की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पीरियोडिक वेरिफिकेशन, जिसको हम फिक्स्ड वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कि हमने ये फिक्स्ड कर रखा है कि हर 3 महीने में या हर 4 महीने में, एनुअली, हाफ एनुअली, जैसे भी आपने देख रखा है उसके बेस पे आप क्या कि साल में 1 बार आप वेरिफिकेशन करोगे, 2 बार करोगे, क्वार्टरली आप करोगे, उसके बेस पे आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो और हर उस टाइम पीरियड के बाद आप वेरिफिकेशन करते हो। देन कॉन्टिन्यूअस वेरिफिकेशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिफिकेशन क्या होता है कि आप उसमें लगातार वेरिफिकेशन करते ही रहते हो कि हमें लगातार मीन्स हमने ये कर रखा है कि हम हर वीक उसको क्या करेंगे, उसकी इन्वेंट्री उसको चेक करेंगे कंटिन्यूअसली। हम डेली भी कर सकते हैं, ये हमारी डिसाइडेड होती है कि हम उसे लगातार मीन्स ज्यादा इंटरवल टाइम उसके अंदर नहीं लेते, लगातार हम उसमें क्या है वेरिफिकेशन करते रहते हैं कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है। एंड लो पॉइंट इन्वेंट्री वेरिफिकेशन क्या होता है कि जब हमारी इन्वेंट्री का लेवल लो हो जाता है तब जाके हम वेरिफिकेशन करते हैं कि अब वो इतनी लो हो चुकी है, अब हमें और की रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए ऑर्डर दे देंगे। उससे पहले जब हमारे पास मॉडरेट या फिर हायर होती है तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशंस नहीं करते हैं। और स्टॉक वैल्यूएशन क्या होता है, इसमें हमारे लास्ट फंक्शन में क्या था, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। सो वेरिफिकेशन तो हमें पता चल गया, अब वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल स्टॉक इन अ स्टोर एज इन्वेंट्री एंड द मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन इज नेसेसरी, कि हमें उसकी वैल्यूएशन करना हमारे लिए जरूरी है। क्यों वैल्यूएशन, यानी कि हमें ये बताना कि वो कितने अमाउंट का है। तो सबसे पहले ये 2 रीजंस की वजह से हमारा जरूरी है कि हमें स्टॉक को वैल्यू करना होता है। फर्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन होगा उसी के बेस पे तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकते हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इनटू मॉनेटरी वैल्यू, की आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी आपके स्टोर्स में रखी हुई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वैल्यू करना होगा। मीन्स आपको ये पता लगानी होगी कि कितने अमाउंट की इन्वेंट्री हमारे पास है। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आपको स्टॉक वैल्यूएशन करनी ही पड़ेगी। देन मटेरियल कॉस्टिंग, कि जो आपने बनाया है, जो भी आप बनाते हो, आपका प्रोडक्ट बनाते हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। सो उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मटेरियल का पता होना चाहिए कि आपका मटेरियल कितने कॉस्ट का है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए स्पेंड हो रहे हैं तो 100 में से कुछ तो रॉ मटेरियल के भी होंगे। सो उस रॉ मटेरियल की आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितना कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल की तरफ से हुआ है कॉस्ट के अंदर, उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टॉक को वैल्यू करना नेसेसरी है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अब हमारे वैल्यू करने के, उसको प्राइस बताने के क्या क्या हमारे मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कि सबसे पहले जो आपने रिसीव किया था आप सबसे पहले उसी को इशू करोगे। फॉर एग्जांपल, आप 3 बार रिसीव कर चुके हैं, एक आप जनवरी में किया, एक आपने मार्च में किया और एक जून में किया। तो जब भी कोई डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करता है प्रोडक्ट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, तो आप सबसे पहले उसे इशू करोगे जो आपको सबसे पहले रिसीव हुआ था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसी प्राइस पे करोगे, उसी वैल्यू पे करोगे जिस पे आपने उसे रिसीव किया था। देन लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो आपको सबसे लेटेस्ट रिसीव हुआ है ना, लास्ट इन हुआ है, लास्ट में आपके पास आया है, उसे आप सबसे पहले क्या करोगे, निकालोगे, उसे सबसे पहले इशू करोगे और जिस प्राइस पे आपने लिया था उसी पे इशू कर दोगे। एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड का मतलब क्या है कि जितना भी आपके पास आया है उन सब का आप क्या करोगे, एवरेज प्राइस निकालोगे। फॉर एग्जांपल, जो जनवरी में लिया था वो 10 रुपए का था, दूसरा आपके 5 रुपए का था और तीसरा भी 5 रुपए का था। तो टोटल कितने हो गए, 20 डिवाइडेड बाय 3, जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्राइस हो जाएगा। और एवरेज प्राइस पे आप क्या करोगे, इशू करोगे। एक्चुअल प्राइस मेथड, एक्चुअल प्राइस मेथड यानी कि जिस प्राइस पे हमने एक्चुअली उन्हें परचेज किया है उसी प्राइस पे हम उन्हें इशू कर देंगे। रिप्लेसमेंट प्राइस या करंट वैल्यू मेथड, की हमने किस प्राइस पे परचेज किया था हम ये नहीं देखते, उसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, करंट प्राइस क्या है, उस प्राइस पे हम इशू करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चलते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है, इससे कम नहीं जा सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, और उसी प्राइस पे हम इशू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोर, अब स्टोर कितने कितने टाइप के होते हैं। जब हमने बिगिनिंग में ही किया था कि स्टोर्स में हम क्या क्या, हमारे कौन कौन से स्टोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, सो वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे फंक्शनल स्टोर के अंदर आते हैं। यानी कि फंक्शन के बेसिस पे जब हम स्टोर्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दैट आर फंक्शनल स्टोर्स। सो जैसे प्रोडक्शन स्टोर, रिसीविंग स्टोर जहां पे प्रोडक्शन होती है वो हमारा प्रोडक्शन स्टोर होगा। रिसीविंग, जो स्टोर हमारे रिसीविंग के वर्क को परफॉर्म करेगा, रिसीव करेगा सबसे पहले, वो हमारे रिसीविंग स्टोर। देन बॉन्डेड स्टोर, जो कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज इनसे रिलेट करता है, वो हमारे बॉन्डेड स्टोर्स हैं। रेफ्रिजरेटेड स्टोर्स, जहां पे हमारा ऐसा मटेरियल रखा जाता है, ऐसे प्रोडक्ट रखे जाते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव रखना है, हमें टेम्परेचर के बेस पे स्टोर करने हैं, वहां हमारे रेफ्रिजरेटेड स्टोर्स। इनफ्लेमेबल मटेरियल स्टोर्स, के जो इजिली फायर को कैच कर सकते हैं, फ्लेम को कैच कर लेते हैं, तो वहां पे इनफ्लेमेबल स्टोर्स होते हैं।
रॉ मटेरियल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे फंक्शनल स्टोर्स के अंदर आते हैं। और फिजिकल स्टोर्स के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? सबसे पहले हमारा सेंट्रल स्टोर। सेंट्रल स्टोर का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सारी जो परचेजिंग है एक ही प्लेस पे हो रही है, वो आपका सेंट्रल स्टोर होता है, जिसे हम सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग कहते हैं। कि जितना भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जितने भी आपके फिनिश्ड गुड्स हैं, वो हर सारे एक ही जगह पे स्टोर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग बना रहा है, परचेज अलग बना रहा है, लेकिन हमारे जितने भी रॉ मटेरियल होगा, जो भी हमारी यूनिट्स होंगी, वो एक ही जगह पे जब स्टोर होंगी तो वो हमारे क्या होते हैं? सेंट्रल स्टोर्स। सेकेंड इज सब स्टोर्स। सब स्टोर्स में क्या होता है कि हमारे अलग अलग जगह पे जहां जहां वो लोकेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां जहां लोकेटेड है, वहां पे हम क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा में है, एक अगर पंजाब में है, तो एक स्टोर हरियाणा में हो जाएगा, एक स्टोर पंजाब में हो जाएगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास जब हम स्टोर्स बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सब स्टोर्स होते हैं। देन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। हर डिपार्टमेंट का, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अपना स्टोर होगा, वो क्या होते हैं? हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स। देन ग्रुप स्टोर्स। ग्रुप स्टोर्स क्या होते हैं? जब हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि दो ग्रुप मिलके, दो इंडस्ट्रीज मिलके जब क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती है, तो उन दोनों इंडस्ट्रीज के लिए जो एक स्टोर, एक प्लेस होगा जहां पे दोनों के गुड्स को स्टोर किया जाएगा, वो हमारा ग्रुप स्टोर्स हो जाएंगे। एंड साइट स्टोर्स। साइट स्टोर क्या होते हैं? जब हम जैसे सीमेंट है, टूल्स हैं, ब्रिजेस, रेलवे, ये सब हम बनाते हैं, तो इसके लिए जो भी हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे हमारी जो साइट पे हमें चाहिए होता है, साइट के नियर जो स्टोर बनाए जाएंगे। क्योंकि हमारे जैसे बिल्डिंग बनानी है, तो हम बिल्डिंग के प्लेस पे जाके, उस साइट पे जाके वर्किंग करते हैं, तो उस साइट के नियर जो स्टोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे साइट स्टोर्स हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।